हेलो एवरीवन। मैं नवीन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में बेटा हम पूरी एनसीईआरटी छठी क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, जो ये एनसीईआरटी सीरीज़ है ये आपके एसएससी, यूपीएससी और किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम छठी कक्षा से अपने जो इतिहास है उसका अध्ययन शुरू करेंगे और छठी, सातवीं, आठवीं इस प्रकार से हम चलेंगे। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि छठी क्लास में हमारा जो इतिहास का पाठ हम पढ़ेंगे वो बच्चों प्राचीन भारत से पर आधारित है। तो चलिए हम उसकी शुरुआत। चलिए बच्चों, अब हम एनसीईआरटी का आज फर्स्ट अध्याय करेंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत होती है रशीदा के एक प्रश्न से। रशीदा अखबार पढ़ रही है, अचानक से उसकी निगाह में एक सुर्खी आती है, 100 साल पहले। और जैसा कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी का भाव होता है, वह बच्ची सोचती है कि कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अक्सर हम रेडियो पर, टेलीविज़न पर या अखबार में पढ़ते हुए देखते हैं कि 2 साल पहले क्या हुआ, 3 साल पहले क्या हुआ। लेकिन दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि 100 साल पहले क्या हुआ? अब इतनी याददाश्त तो किसी इंसान की होती नहीं। तो हम कैसे जानें कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ था? तो अतीत के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम कैसे जान सकते हैं? तो बच्चों, आप एक पॉइंट नोट करेंगे, हर देश के अंदर उसके आर्कियोलॉजिकल इतिहास को जानने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई है। बच्चों, ऐसा ही एक विभाग भारत में बनाया गया और उसको नाम दिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बेटा, एएसआई कहता है कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए आप 2 तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। एक है सोर्स। तो बेटा, इसको स्रोत सामग्री कहा गया है। तो स्रोत में क्या आएगा? तो बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। फिर शिकारियों का, पशुपालकों का, कृषकों का, शासकों का, व्यापारियों का, पुरोहितों का, इन सब का जीवन कैसा था। तो इन सब को जानने के लिए हम इन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं कि वो लोग क्या खेलते थे, कैसे नाटक देखते थे। तो बच्चों, इन सब को हम सोर्सेज या स्रोत सामग्री के आधार पर जान सकते हैं। तो बच्चों, अब मन में आपके प्रश्न उठेगा कि जो पुराने मानव थे वो कहाँ रहते थे। तो बेटा, अगर आप भारतीय मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि नर्मदा नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, जिसको नर्मदा वैली के नाम से जाना जाता है, कई लाख वर्ष पहले इसी नदी के तट पर लोगों ने रहने की शुरुआत की। उस समय बेटा इस नदी के किनारे काफ़ी सारी गुफाएं थी जहाँ पर लोग रहते थे। अगर बच्चों पूछा जाए कि प्राचीन मानव क्या करता था, तो बच्चों आपको याद रखना है कि वह एक कुशल संग्राहक था। वह क्या करता था? जानवरों का शिकार करता था और भोजन जैसे कि जड़ें, फल आदि जंगल के जो उत्पाद होते हैं उनको वो इकट्ठा करता था। दूसरी तरफ बच्चों, अगर आप उत्तर पश्चिमी भारत को देखेंगे, उस समय का जो बेटा भारत था, आज वो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है ये पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ बच्चों आपको 2 पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, सुलेमान और किरथर। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो बच्चों, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का जो क्षेत्र था, वहाँ एक जगह पड़ती है बच्चों मेहरगढ़। आपको हाईलाइट रखना है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बेटा भारत में जो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिलता है। बच्चों, जो ये मेहरगढ़ है, यहाँ के लोगों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना शुरू किया। आपको याद रखना है कि जो पहली फसल उगाई गई उसका नाम जौ था। उसके बाद बच्चों गेहूँ उगाया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत भी मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से हुई। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पहला पशु जो पालतू बनाया गया जंगली कुत्ते का एक वर्जन था। इसको बेटा भारत में एक जगह है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और एक दूसरी जगह है बागौर राजस्थान में, यहाँ पर पालतू बनाया गया था। अगर आप आधुनिक भारत को देखें तो विंध्य पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, जहाँ आपको गारो और विंध्य के बीच का जो क्षेत्र मिलेगा, वहाँ पर बेटा धान की खेती पहली बार की गई। आज जो ये धान का क्षेत्र है इसको बच्चों कोल्डी हवा के नाम से जाना जाता है और ये आपके जो आज का आधुनिक प्रयागराज है
उसके नज़दीक है। अगर आप भारतीय मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इन नदियों के क्षेत्र में 4700 साल पहले आरंभिक नगरों का विकास होना शुरू हुआ और वहाँ पर कई सारे नगर फैले। बेटा, एक नदी के सहायक नदी उस नदी को कहा जाता है जो कि अपनी प्रमुख नदी में आकर मिल जाती है। जैसे बेटा यमुना को गंगा की सहायक नदी कहा जाता है। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि 4700 साल पहले आधुनिक जो नगर थे या आरंभिक नगर थे उनकी स्थापना कहाँ हुई, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में। इसके अलावा बेटा गंगा और उसकी सहायक नदी सोन, आपको पता होगा पाटलिपुत्रा या मगध राजवंश जो माना जाता है वो गंगा और सोन नदी के क्षेत्र में बसा था। ये बेटा भारत का पहला महान जनपद था जो कि सबसे विशाल था। अगर आप देखेंगे कि पुराने लोगों को, तो उन्होंने हमेशा से एक जगह से दूसरे जगह की यात्राएं की हैं। कभी वो हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर गए, तो कभी पहाड़ी इलाकों में गए, कभी रेगिस्तानी इलाकों की यात्रा की, तो कभी नदियों और समुद्रों के कारण कुछ जोखिम भरी यात्राएं भी की। मानते हैं कि ये यात्राएं काफ़ी जोखिम भरी होती थी, लेकिन उन लोगों के लिए असंभव नहीं थी। अब बच्चा क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि उन लोगों ने यात्राएं की तो की क्यों? तो बेटा कई बार प्राकृतिक आपदाएं आपको मजबूर करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। कभी कभी सेनाएं एक क्षेत्र पर दूसरे क्षेत्र को जीतने के लिए जाती थी। इसके अलावा व्यापारी कभी काफिलों के साथ निकलते थे मूल्यवान वस्तुएं लेकर। धार्मिक गुरु धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए निकलते थे। ठीक है। इसके अलावा एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, यात्राएं करते हैं। अब देखो, अगर हम प्रीवियस समय की बात करें तो आपको पता है कि इंसान बेसिकली नदियों के किनारे रहता था, क्योंकि वहाँ उसको पेड़ पौधे और जंगली जानवर भी आसानी से मिल जाते थे। तो अगर वो नदियाँ अपना रास्ता बदलेंगी तो उस कारण से इस इंसान को भी अपना रास्ता परिवर्तित करके एक अन्य जगह पर जाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, आप जानते हो कि भारत में जो मौसम है वो हमेशा बदलते रहते हैं। इस कारण से जैसे ही मौसम में बदलाव आता था तो पशु पक्षी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उनके साथ साथ इंसान को भी ऐसा ही करना पड़ता था। अब देखोगे कि जो आज की यात्राएं हैं वो परस्पर लाभ कमाने के लिए हैं, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हैं, और उस समय की यात्राएं भी लगभग कुछ इस प्रकार से जुड़ी होती थी। अच्छा बच्चों, भारत के नाम के बारे में आपने कई बार सुना होगा। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि भारत को 4 नामों से जाना जाता है। इसी स्थान को हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, आर्यवर्त कहते हैं, और इसी स्थान को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। बच्चों, भारत को जो इंडिया नाम है वो इंडस नदी के नाम पर दिया गया, संस्कृत में जिसको सिंधु कहते थे। ये नाम बच्चों भारत के लिए यूनानी लोगों ने प्रयोग किया। दूसरी तरफ जो ईरानी लोग थे, ईरानी भाषा में जो हमारा स होता है उसका उच्चारण हा में होता है, इसीलिए जो ये क्षेत्र था इसको सिंधुस्तान कहा गया, सिंधु का स्थान, उसको ईरानी लोगों ने हिंदुस्तान नाम दे दिया। भरत नाम के एक बड़े महान राजा हुए हैं, आर्यों का कबीला रहा है, उसी के नाम पर बच्चों भारत नाम पड़ा। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ लोगों का स्थान आर्यवर्त के नाम से जाना गया। आर्यवर्त जो शब्द है बच्चों वो आपको ऋग्वेद में, और भरत शब्द भी आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अब बच्चों, अतीत के बारे में कैसे जाना जाए, तो अतीत शब्द को जानने का एक आसान तरीका होता है कुछ पुस्तकें वगैरह के जरिए इतिहास को पढ़ना। तो बच्चों, अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो आपका आंसर होगा इंडिका। बेटा, जो ये इंडिका नाम की पुस्तक है ये मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और ये सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत थे। इसके अलावा बच्चों, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हम पांडुलिपियों का सहारा भी लेते हैं। पांडुलिपियों को बच्चों मनु स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। मेनू जिसका मतलब होता है हाथ, ठीक है, और स्क्रिप्ट मतलब लिखना। तो पांडुलिपियाँ जो होती थी बेटा वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। आपको मालूम रखना है कि ये ताड़पत्र जो होते थे वो हिमालय क्षेत्र में एक उगने वाले पौधे भुजर पेड़ की छाल से पे लिखे जाते थे।
तो बच्चों एक कोटेशन है आपके पास, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का अगर एक पृष्ठ आप देखते हैं तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये एक पृष्ठ है जो कि पांडुलिपियों पे लिखा गया है। वो जो पेड़ की छाल पर इन पांडुलिपियों को अंकित किया जाता था। लेकिन बच्चों दिक्कत ये है कि आज काफ़ी सारी पांडुलिपियां हैं जिसको जंगली जानवर मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ पांडुलिपियां हैं जो मंदिरों में और अन्य स्थान पर आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों से विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पांडुलिपियों से राजाओं का जीवन, औषधि विज्ञान, मान्यताएं, व्यवहार आदि के बारे में जानने का मौका हमें मिलता है। और जो ये पांडुलिपियां जो हैं वो अक्सर संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन कुछ पांडुलिपियां आपको प्राकृत और तमिल भाषा में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राकृत भाषा जो थी वो आम लोगों की भाषा थी। अगर हम अभिलेखों की बात करते हैं तो ये लेख पत्थर और धातु जैसी चीज़ों पर, कठोर चीज़ों पर लिखे गए थे। कभी कभी शासक अपने आदेशों को भी इस तरह के पत्थरों पर लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। जैसे बच्चों आपने अशोक के अभिलेखों के बारे में ज़्यादा सुना होगा, पढ़ा होगा। इसी प्रकार के अभिलेख जो हैं वो काफ़ी जगह पर हमें मिलते हैं। राजा रानियों का, इसके अलावा अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का वर्णन करने के लिए इन अभिलेखों को लिखवाया है। शासकों ने अपने द्वारा जीते हुए युद्धों को दर्शाने के लिए इन पांडुलिपियों को या इन साक्ष्यों को लिखवाया है। इसके अलावा बच्चों हमें कई अन्य वस्तुएं भी मिलती हैं जो अतीत में बनी थी। अब इन अतीत की चीज़ों का जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसे बच्चों हम पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करता है। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों का प्राप्ति करके उनकी छानबीन करते हैं, उनकी खुदाई करते हैं। और कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी, कुछ धातु की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उन सब का वो अध्ययन करते हैं। लेकिन ये काफ़ी ध्यान से किया जाता है क्योंकि ये चीज़ें जल्दी नष्ट होने की कगार पर भी होती हैं। आपको इसके अलावा याद रखना है कि बेटा जानवरों की, चिड़िया की, मछलियों की, इंसानों की कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। कार्बन डेटिंग 14 का प्रयोग करते हुए हम इनके समय काल को भी जानने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों ये पांडुलिपियाँ हुई, अभिलेख हुए, पुरातत्व चीज़ें हुई, इन सब की जानकारियों के लिए मैंने आपको बताया था कि ASI ने स्रोत शब्द का प्रयोग किया है। तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं स्रोत से प्राप्त होते हैं और अतीत को पढ़ना थोड़ा रोचक हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है कि अतीत एक होता है या अनेक होते हैं। तो आपने इस पुस्तक का शीर्षक भी देखा होगा, हमारा अतीत। अगर आप अतीत शब्द को देखते हैं तो कई बार अतीत शब्द बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम संपूर्ण इतिहास को एक आईने में रखें तो अतीत शब्द थोड़ा सा बहुवचन का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन, राजा रानियों का जीवन, आप देखोगे कि इन सबके जीवन में काफ़ी अंतर थे। तो जब हम अलग अलग समूह का अध्ययन करते हैं तो अतीत का अर्थ भी थोड़ा सा बदल जाता है। कई बार हम व्यवहारों का, रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखेंगे अंडमान निकोबार के जो आसपास के लोग हैं वो मछलियाँ पकड़कर या शिकार करके जीवन चलाते हैं। इस प्रकार आपको संपूर्ण भारत में अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलेंगी। कहीं आपको शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक या पशुपालक दिखाई देंगे। लेकिन आपको पता है कि इन लोगों का अपना कोई लेखा जोखा नहीं होता। इस कारण से इन लोगों के बारे में हम थोड़ा सा कम जान पाते हैं। अब बच्चों इतिहास को हम जब स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि कई जगह पर BC शब्द लिखा होता है, कई जगह पर AD शब्द लिखा होता है। तो बच्चों आपको जानना है कि BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। और कहीं पर अगर AD लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। ये बेटा दो शब्दों के मिलने से बना है जो लैटिन शब्द हैं, ठीक है, जिनका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म का समय। कभी कभी आपको AD की जगह CE लिखा मिलता है या BC की जगह BCE लिखा मिलता है। CE का जो बेटा CE शब्द है उसका अर्थ होता है कॉमन एरा और BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। तो इन शब्दों का प्रयोग समझकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग कैलेंडर में इन चीज़ों का यूज किया गया है। अच्छा बच्चों,
यहीं पर एक पॉइंट आता है कि भाई जो लिपियाँ होती हैं, जैसे आप अफ्रीकन देशों की एक लिपि आपके सामने दी गई है और बताया गया है किस प्रकार से ये लिपि जो है वो कार्य करती है। ये इजिप्ट की बेटा एक लिपि है। अब बेटा सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उन लोगों का जो लिखने का तरीका था या चीज़ों को समझाने का तरीका था या जो सिंबल थे, आज हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम उन सिंबल का एक असली अर्थ निकाल पाएँ। इसी कारण आप पाओगे कि हड़प्पा की जो लिपि है, वो भी भाव चित्रात्मक है जिसको बोस्ट्रोफेदान कहा जाता है, लेकिन आज भी हम उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाए हैं। अच्छा बेटा, ये जो इजिप्ट की आपकी वो लिपि दिखाई दे रही है, ये रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ पर एक पत्थर मिला था जिस पर ये लिपि रखी गई है। यहाँ बच्चों राजा रानी के जो नाम है वो छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ चुका है। कारतूस उनको कहा जाता है। तो बच्चों इनमें कुछ ऐसे सिंबल थे जिनसे लोग आसानी से उसको पढ़ पाएँ, इनका प्रयोग किया गया था। तो बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था। अब बच्चों आप सबके लिए सरप्राइज़ ये है कि ये क्लासेस जो हैं आपकी एनसीईआरटी की वो डेली चलेंगी और इन क्लासेस का अपलोड होने का जो समय होगा वो शाम को 7 बजे होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपका उद्देश्य यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आप इन क्लासेस से जुड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।